नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग एक क्लास के साथ हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट्री अकाउंट का। समझिए कि एक पार्ट है मटेरियल अकाउंटिंग। क्या है? मटेरियल अकाउंटिंग है और इस मटेरियल अकाउंटिंग में एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बार बार क्वेश्चन आते हैं EOQ। EOQ बहुत सारी इसमें ना कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसमें EOQ में कि EOQ क्यों बनता है, किस बेस पर बनता है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं क्यों बनता है, किस पे बेस पर बनता है, इसका एग्जेप्शन क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है ना, कहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं है, कहाँ पर ये सक्सेसफुल है ना, और क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, पहले तो यहीं पर इसको डिवाइड करते हैं। क्या है इकोनॉमिक? इकोनॉमिक मतलब चीप, मतलब इकोनॉमिकली वायबल हो, मतलब आप कम से कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में। इकोनॉमिक मतलब यहाँ हो रहा है कम से कम खर्चे में, इकोनॉमिक क्लास, फ्लाइट का इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना। फैक्ट्री क्या करता है? मटेरियल परचेज करता है, मटेरियल परचेज करता है, आउटसोर्स करता है, आउटसोर्स करके परचेज करता है अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये देखना कि कितना परचेज करें, है ना। मुझे 100 आइटम चाहिए, 100 आइटम चाहिए, एक साल के अंदर 100 आइटम चाहिए। तो क्या 100 आइटम को एक ही बार ला के अपने स्टॉक में रख लें? अपने स्टॉक में अगर लाके एक ही समय जनवरी में रख लिए, इसका दिसंबर तक में हमको यूज करना है, तो ये हमारे पास खराब भी तो होगा मटेरियल। मटेरियल खराब भी होने के चांसेस रहते हैं, मटेरियल खराब होते हैं। तो ये वाइबल नहीं है कि हम एक साथ इसको रख लें। अगर एक साथ रखते भी हैं तो इसका कैरिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि इसको हम लोग स्टोर में रखते हैं। स्टोर में स्टोर के खर्चे, स्टोर में स्टाफ लगते हैं उसके खर्चे, लेबर लगे उसके खर्चे, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लगते हैं उसके खर्चे, इन सारे खर्चे को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो वो कैरिंग कॉस्ट आपका लगेगा इसमें, है ना। तो ज़्यादा लगेगा। अगर आप 100 मटेरियल लेके आएंगे तो कम, अधिक लगेगा। 5 मटेरियल रखेंगे तो कम लगेगा खर्चे, है ना। तो सड़ते गलते भी हैं, एक्सपायर भी होते हैं। तो हमारे लिए वायबल नहीं है कि सारे मटेरियल को एक साथ हम लोग लेते आएँ। तो लेकिन कैसे लाएं? तब क्या करें? हम इसको 20-20 के लॉट में लाएं, 5 बार लाएं, या 10-10 के लॉट में 10 बार लाएं? कैसे लाएं? ये एक्चुअल में बताता है, ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितने कितने के लॉट में हमें कितने कितने बार लाने हैं। क्या 20-20 में हम करके 5 बार लेते हैं? ठीक है, 5 के लॉट में जनवरी में, फिर हो सकता है मार्च में, फिर जुलाई में, इस टाइप का लेते हैं, या 10-10 करके लाएं 10 बार, है ना। तो ये कौन बताता है हमारा? ये बताएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कहाँ थे हम लोग कि इकोनॉमिक मतलब हो गया कम पैसे में, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना हो गया, 10 का ऑर्डर करें, 20 का ऑर्डर करें, कितना का, और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का करें। लॉट साइज बताता है। क्या बताता है? लॉट साइज। एक लॉट साइज का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए, उसमें कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली हो, है ना, इकोनॉमिकली वायबल भी हो, कम पैसे में हो, ऑर्डर करना हो। तो ये एक्चुअल में EOQ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जेप्शन होते हैं, लिमिटेशन होते हैं, है ना। तो पहले तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से क्या हो जाएगा, तब हम लोग खुद पता कर पाएंगे कि क्यों ऐसा है ना, इसके लिमिटेशन क्यों है, ये लिमिटेशन क्यों है, क्या है। पहले तो फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? EOQ का फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला है, आप लिख सकते हैं 2DS/H। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ABCD, राम श्याम
माधव कुछ भी हो सकता है ये, है ना, जरूरी नहीं है कि आपका डी और एस ही रहे, एच ही रहे, इसका कुछ भी, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, कुछ भी रहे यहाँ मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग जो है आपका सेम ही रहेगा। और ये जो मीनिंग है डी का है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड इन यूनिट, एनुअल डिमांड एक साल में कितना डिमांड, कितना 100 चाहिए था ना अभी, एक साल में 100 यूनिट में, 100 यूनिट्स में, ठीक है। एस का क्या मतलब है, एस का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट या कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। एच होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, या इसे होल्डिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये है पर यूनिट, एनुअल डिमांड समझ गए, 100 डिमांड था तो यूनिट्स में है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ये जो किसी को ऑर्डर करते हैं कि 100 आइटम आना है, तो इसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं हमारे स्टाफ के वगैरह सब, टेंडरिंग प्रोसेस में ये सारे बहुत सारे खर्चे हैं, तो एक्चुअल में ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इसी को कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट, 100 को हम लोग ने 50-50 में डिवाइड कर दिया कि 50 एक बार में ऑर्डर करना है, 50 दूसरा बार में ऑर्डर करना है, तो ये एक लॉट का ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, ये कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करने का, अपने स्टोर में रखने का कॉस्ट क्या होता है, उसी को कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसी को कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने का, इन्वेंट्री को होल्ड करने का उसका कॉस्ट क्या है, ये पर यूनिट में होना चाहिए, पर यूनिट में होना चाहिए, एक यूनिट का होल्ड करने का कितना कॉस्ट है ना, आपके स्टोर में 100 आइटम रखे हुए हैं, तो 100 में से एक आइटम को होल्ड करने का, कैरिंग करने का कितना कॉस्ट, ठीक है। और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, ये पर ऑर्डर का कॉस्ट, आइए थोड़ा एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है और होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या क्या होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो अब क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट में जो आते हैं, है ना, इसको हम लोग बाइंग कॉस्ट भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है, क्योंकि खरीदने का कॉस्ट है ना, बाइंग कॉस्ट भी कहेंगे, खरीदने का है कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट होगा आपका, कॉस्ट फॉर मेकिंग ऑर्डर, दूसरा कह सकते हैं इसको कि इंस्पेक्शन कॉस्ट, इनकमिंग मटेरियल, तीसरा इस कॉस्ट में आप शामिल कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टैपिंग, पोस्ट एटसेट्रा। फोर्थ इस कॉस्ट में आप ऐड कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देखिए ऑर्डर करने के लिए या खरीदने के लिए इसको बनाना, पहले ऑर्डर को बनाना पड़ता है, तो ऑर्डर को बनाने के लिए आपके पीवी सेक्शन में पूरा प्रोसेस होता है, टीपीसी होता है ना, तो उन सारे के ऑफिसर के खर्चे, एम्प्लॉय के खर्चे, ये सब क्या होगा, कॉस्ट फॉर मेकिंग, है ना,
इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल, जब आपका फैक्ट्री में मटेरियल आ जाता है तो उसको इंस्पेक्शन करता है WIS सबका, है ना, वर्क इंस्पेक्शन सेक्शन। तो उस खर्चे को, उनके भी खर्चे तो हुए ना, इनमें शामिल हो गए। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्ट एक्सेट्रा, जो खर्चे हमने किए ना टाइपिंग करवाने में, पोस्ट करवाने में, इन सब के स्टेशनरी में जो खर्चे हुए इन सारे प्रोसेस में, ये भी खर्चे आपके इसमें शामिल हो गए। मेन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका लगा है ना, मटेरियल को लाने में वो ट्रांसपोर्टेशन लगना। अब जितना बार मटेरियल लाएंगे उतना बार ये कॉस्ट होगा आपका। आप एक बार में लेते आए 100 मटेरियल तो एक बार कॉस्ट लगा, लेकिन 50-50 करके 2 बार में आप लाएंगे, 2 लॉट में लाएंगे तो 2 बार आपका कॉस्ट लगेगा। तो जितना बार आप लाएंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका उतना बार ही लगेगा। तो ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट करके रखिए, ठीक है। अब आता है आपका, आपने पढ़ लिया क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जैसे आप होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर में क्या क्या आता है। लोन अमाउंट फॉर परचेजिंग मटेरियल, सेकंड देखते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, देखते हैं। इंश्योरेंस ऑफ स्टोर मटेरियल, और फोर्थ देखते हैं कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग। देखिए हमारे फैक्ट्री में तो नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट फैक्ट्री में होता है, उसके तरफ सोचिएगा, है ना, कि वो क्या करता है, अपना पैसा कभी नहीं लगाता है, वो लोग हमेशा कहता है लोन से, बैंक से लोन लेता है। तो जिस अमाउंट को, जिस मटेरियल को उसने परचेज किया उसके लिए क्या लिया होगा, उसने लोन लिया होगा। तो लोन अमाउंट फॉर परचेजिंग मटेरियल, ये उसके कैरिंग कॉस्ट में होता है ना। उसने 100 आइटम अगर एक बार खरीद लिए, 100 आइटम, तो 100 आइटम के लिए एक बार उन्होंने लोन लिया, ठीक है। इंटरेस्ट तो यहीं से शुरू हो गया, ये मटेरियल रखा रहेगा दिसंबर तक यूज होना है, तो दिसंबर तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसी आइटम को उसने 50 बार एक बार खरीदा, तो 50 के लिए सिर्फ लोन लिया, उतना ही तो इंटरेस्ट दिया उसने। हो सकता है 6 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट दिया, 6 महीने का इंटरेस्ट तो बच गया इसका, है ना। तो ये इसके कैरिंग कॉस्ट में आता है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आपके फैक्ट्री में तो नहीं, लेकिन प्राइवेट फैक्ट्रियों में ज़्यादातर उन लोग को अपना स्पेस नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वेयर हाउस जो होता है उसको परचेज करता है, परचेज क्या करता है, रेंट पे लेता है, तो वहाँ पर अपना सामान रखता है। तो जहाँ पर वो सामान रखता है उसका, उसको स्टोरेज स्पेस का चार्ज देना पड़ता है, कॉस्ट देना पड़ता है, तो वो उसके कैरिंग कॉस्ट में आ गया। इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इंश्योरेंस ऑफ स्टोरेज स्टोर्ड मटेरियल, आपके फैक्ट्री में नहीं लेकिन प्राइवेट फैक्ट्री में होता है कि जो मटेरियल स्टोर्ड होते हैं, जो मटेरियल स्टोर्ड होते हैं उनका, जो स्टोर करके रखते हैं उनका क्या ना, लोग इंश्योरेंस कर लेता है, इंश्योरेंस ले लेता है कि ताकि कुछ खराब हो जाए, है ना, वायर एंड टेयर हो जाए, स्पॉइल हो जाए, तो उसका उसको पैसे मिल जाए। तो वो क्या करता है, ऐसे मटेरियल के लिए वो इंश्योरेंस ले लेता है, वो कैरिंग कॉस्ट में आ गया इसका। अब एक कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज एंड मटेरियल हैंडलिंग, अगर
100 मटेरियल वो एक साथ लेते आया और मटेरियल वो हमेशा यूज नहीं हो रहा है, मटेरियल हमेशा क्या है यूज नहीं हो रहा है, कुछ मटेरियल तो लास्ट दिसंबर तक यूज होगा, तो उसको वो खराब भी तो हो सकता है, वेरेंटर होगा, स्पॉइलेज होगा, एक्सपायर हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो सकता है, तो वो खराब हो जाएगा। अगर खराब हो गया तो किसका गया, इसी को तो गया है ना, इसका ओनर का गया, तो उसका कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज हो गया, और मटेरियल हैंडलिंग का खर्च हुआ उसका, मटेरियल को हैंडल करना, इधर उधर रखना है मटेरियल को, 100 मटेरियल को रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 50 मटेरियल है ना, 50 मटेरियल को रखना थोड़ा आसान है, तो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट भी इसके इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये सारे कॉस्ट हो गए, आप दो कॉस्ट समझ गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखेंगे इसके फॉर्मूला को, जब देखेंगे तब थोड़ा क्लियर आएगा समझ में, ओके। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लीजिए कोई फैक्ट्री का ले रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री का ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो एफके का ले रहे हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी है, if एफके रिक्वायर्ड 1600 units gunpowder bottles every year, ठीक है, and its ordering cost is rupees 1000 per order, and its storage cost is rupees 8 per unit, per unit. Then find out the average economic possible ordering quantity and number of ordering lot in a year, ठीक है, इसको बता देते हैं हम लोग। ओएफके क्या है, इफ ओएफके रिक्वायर्ड 1600 यूनिट्स, ठीक है, 1600 यूनिट्स अगर ओएफके पे चाहिए, गन पाउडर का बोतल चाहिए, गन पाउडर का बोतल होता है, ठीक है, एवरी ईयर, प्रत्येक साल में, ठीक है, प्रत्येक साल में चाहिए उसको, एवरी ईयर, ठीक है, एंड इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर करने का कॉस्ट जो है ₹100 लगता है, 100 रुपया लगता है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, प्रत्येक ऑर्डर के लिए एक
जो कॉस्ट लगता है वो 100 रुपये है। एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट जो है ₹8 है, 8 रुपया पर यूनिट है। जो गन पाउडर का बोतल है, एक बोतल का उसको 8 रुपया लगता है उसको स्टोरेज करने में, मतलब कैरिंग कॉस्ट उसका हो गया। देन फाइंड आउट, निकालिए आप, है ना, द एवरेज इकोनॉमिक पॉसिबल ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब वो इकोनॉमिक पॉसिबल ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालिए, है ना। ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज होना चाहिए ना, एवरेज ही होता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमेशा एवरेज में आता है। तो एवरेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ कह रहा है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिख दूसरे तरीके से रहा है, लेकिन आपको क्या निकालने बोल रहा है, EOQ फाइंड आउट कीजिए। एंड नंबर ऑफ ऑर्डरिंग लॉट इन ईयर, और ये फाइंड आउट कीजिए कि एक ईयर में वो कितने बार इस लॉट को ऑर्डर करेगा, है ना। मैंने बता था ना कि 100 को 50-50 में डिवाइड कर सकता है, 100 को 20-20 में कर सकता है, 100 को 10-10 में कर सकता है। तो ये फाइंड आउट कीजिए कि कितने बार करेगा। एक तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा, पर ऑर्डर में क्वांटिटी कितना होना चाहिए, और साल में कितनी बार ऑर्डर करेंगे, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो इसे हम लोग निकालते हैं। तो हमको एक्चुअली पहले क्या निकालना है, EOQ, फॉर्मूला क्या है इसका, 2DS/H, ठीक है। पहले यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हमें हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमारा D क्या है, यहाँ D मतलब क्या था, एनुअल यूजेज क्वांटिटी, है ना, या तो डिमांड, एनुअल डिमांड या तो यूजेज क्वांटिटी, वही डिमांड होगा जब यूज करेंगे। तो ये कितना था, 1600 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं S, ठीक है। S क्या था आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कह रहा है, ₹100 है ना, ये रुपीज में, ठीक है, यूनिट्स में है, ₹100 पर यूनिट पर ऑर्डर, ठीक है। और आपका H क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या कह रहा है, वो कैरिंग कॉस्ट कह रहा है कि 8 रुपया पर यूनिट है ना। तो ₹8 पर यूनिट, ठीक है। ये हैंड हो गया, इसको निकालिए, इस पर पुटअप कर दीजिए। 2 × D कितना है आपका, D 1600 है। S कितना है आपका, 8 रुपीज है। H कितना है आपका, सॉरी S है आपका 100 है, 8 है, अंडर रूट कीजिए, चलिए कैंसिल कीजिए इसको, 200 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, ये हो गया, है ना, कितना हो गया। इसका रूट जानते हैं ना, आप इजीली वे में निकालते हैं। 2 का रूट कितना हो गया, 2, 4 का रूट 2, और इसका कितना हो जाएगा, 10,000 का कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो ये कितना हो गया, 200। किस में निकला, ये पैसे में निकला कि यूनिट्स में निकला, एक्चुअल में ये यूनिट्स में लिखा है, ये याद रखना है आपको, यही तो क्वेश्चन आता है ना, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या, एक्चुअल में ये क्वांटिटी है, रुपीज नहीं है, क्वांटिटी है, ऑर्डर की क्वांटिटी है ये, है ना। तो किस में फाइंड आउट किए, क्या रुपीज में फाइंड आउट किए, नहीं, हम लोग तो ऑर्डरिंग यूनिट्स में फाइंड आउट किए, है ना। हम लोग ऑर्डरिंग क्या किसमें, यूनिट में निकाले। कि अब ये कह रहा है कि आपका जो ऑर्डर का जो साइज होना चाहिए ना, वो 200 यूनिट होना चाहिए। अगर आपको 1600 यूनिट्स चाहिए तो 200 यूनिट होना चाहिए आपका ऑर्डर का, वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, इकोनॉमिक होगा आपका, 200 यूनिट्स मंगवाइए। इसमें आपका ये सड़ेंगे गलेंगे भी कम, खर्चे भी कम लगेंगे, सब कुछ जब देख के पता लगाया गया तो लगा कि एक ऑर्डर आपका 200 यूनिट का होना चाहिए। तो ये पैसे नहीं है, ध्यान रखिएगा, पैसे नहीं है, यूनिट्स में है ये, ठीक है। ये क्या है, यूनिट्स में है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, है ना। आपको क्या निकालने बोला, कहा कि एवरेज इकोनॉमिक पॉसिबल ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालिए। तो आपने क्या निकाला, फर्स्ट का आंसर क्या निकाला, 200 यूनिट्स। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछता था आपसे
कि एंड नंबर ऑफ ऑर्डरिंग लॉट इन ईयर, एक साल में कितना लॉट होना चाहिए, है ना। तो आपसे टोटल कितना मांगा रहे हैं आप, डिमांड क्या है आपका 1600, तो 1600 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 200 से, कितना हो जाएगा 8। ये क्या है 8, क्या है रुपीज है, 8 लॉट है ना, मतलब 8 लॉट, 200 का 8 लॉट होगा, सिंपल सी बात है। तो एक साल में आपको 200 का कितना लॉट चाहिए, 8 लॉट चाहिए। ये आपका इकोनॉमिकली वायबल है, समझ गए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस समझना है कि आपको ये क्या है, ये जो आपका डी है, एस है, जो कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, है ना, मीनिंग सेम रहेगा। डिमांड है, कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है ना, ये आपका मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन ये देख लेते हैं किस किस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये देखना पड़ेगा। ये क्या हर जगह लगा सकते हैं, हमारे फैक्ट्री में ये लग सकता है कि नहीं लग सकता है, किसी और फैक्ट्री में लगेगा नहीं लगेगा, है ना। तो किस किस कंडीशन में पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी थिंग्स, सबका ना दो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ना। एक्सेप्शन हर जगह होता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो कहाँ पर इसको लगा सकते हैं, कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो पहले देखते हैं कि इसका एजम्पशन क्या है ना। एजम्पशन ऑफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एजम्पशन क्या है। ये पहला कहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है ये कहता है कि कांस्टेंट डिमांड हो, ठीक है, एंड पहला कहता है कि कांस्टेंट डिमांड हो, डिमांड इज नॉन इन एडवांस। डिमांड जो है कांस्टेंट है, स्थिर है। हमारा 1600 का अभी डिमांड था ना, 1600 का डिमांड थी, क्या ये फ्लक्चुएट हुआ साल भर में, फ्लक्चुएट नहीं हुआ। ये साल भर का डिमांड जो है 1600 ही है, मतलब ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर है ना, कांस्टेंट रहा। तो पहला कब लागू होगा, जब हमारा कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजम्पशन, यहीं से तो क्वेश्चन आता है एजम्पशन से और लिमिटेशन से, ये लागू होगा कि नहीं होगा। तो पहला तो आपने देख लिया ना ये पूरे फॉर्मूले में, कि अगर 1600 नहीं रहता तो ये फॉर्मूला ही नहीं चलता, ये है ना, ये फॉर्मूला ही खत्म हो जाता है, काम ही नहीं करता। अगर ये फिक्स नहीं रहता, 16 की जगह कुछ भी रहे, है ना, 32,000 रहे, 5 लाख रहे, लेकिन ये फिक्स है, पूरे साल भर के लिए आपको फिक्स है, तभी तो 200 यूनिट निकाला आपके, आप साल भर में लेंगे, है ना, 8 लॉट में लेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, तब फिक्स हो गया आपकी क्वांटिटी। तो आपको कांस्टेंट डिमांड चाहिए, डिमांड अगर हर महीने फ्लक्चुएट कर रहा है तब ये ना नहीं चलेगा, ठीक है। और डिमांड इज नोन इन एडवांस, एडवांस में आपको डिमांड पता था ना कि 1600, जनवरी में ही आपको पता लग गया था कि 1600 डिमांड चाहिए, तभी तो आप इसको बना पाए, नहीं तो नहीं बना पाते। अगर ये 1600 एडवांस में नहीं पता चलता तो नहीं होता है। तो पहला कंडीशन है कांस्टेंट डिमांड होना चाहिए और डिमांड नॉन इन एडवांस, आपको एडवांस में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा एजम्पशन है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, कांस्टेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट था, है ना, वो क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट होना चाहिए। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था यहाँ पर, ₹100 है। क्या ये बदल गया क्या हर एक ऑर्डर पे, हर एक ऑर्डर पे बदला, नहीं बदला। आप 8 बार ऑर्डर करेंगे तो 8 बार का हर एक प्रत्येक बार आपका जो ऑर्डर का कॉस्ट है वो 100 ही होगा, बदलेगा नहीं आपका। तो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होना, चेंज नहीं करना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्ड एजम्पशन है आपका
जो मटेरियल का प्राइस है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए आपका, है ना। मटेरियल का जो प्राइस है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मटेरियल का प्राइस जो है चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चेंज होगा तब फिर हर एक के अनुसार आप उसको वायबल नहीं कर पाएंगे, उसे ना उसे नहीं लगा पाएंगे कि उसके अनुसार क्या है। तो आपका मटेरियल का प्राइस जो है ना सेम होना चाहिए, साल भर में चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जब प्राइस घटता है तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, वो अधिक से अधिक आइटम इसी समय हम लोग खरीद लें, है ना। तो वो क्या करता है, जब भी प्राइस घटता है, डाउनफॉल होता है प्राइस में, तो वो अधिक से अधिक आइटम खरीद के रख लेता है। और जब प्राइस ट्रेंड फिर हाई होता है तो उसको इस समय यूज करते हैं। हम लोग लिफो फीफो में भी पढ़े थे ना, प्राइस हाई और इन्फ्लेशन जब होता है फिर लिफो फीफो को उसको अपने नेट के लिए, नेट इनकम के लिए यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो वही कहानी है इसमें कि आपका मटेरियल प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए साल भर। अगर बढ़ेगा घटेगा तब फिर इस कॉर्डरिंग कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ये और जो क्वांटिटी है इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से फिर तब हम लोग खरीदने लगेंगे, जब कम होगा अधिक खरीदेंगे। तो आपका जो मटेरियल का प्राइस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चौथा नंबर है आपका, फोर्थ है कि ये जो है ना ये केवल एक आइटम के लिए है। क्या इसमें दो दो आइटम यूज कर सकते हैं? जैसे सपोज कि हमारे यहाँ व्हीकल बनती है तो क्या इसको टायर और इंजन के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको सिर्फ एक आइटम के लिए यूज करेंगे। इंजन के लिए तो इंजन के लिए आइटम, उसको सॉरी इसमें टायर के लिए तो टायर के लिए, किसी एक आइटम के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम, किसी एक प्रकार के आइटम के लिए होता है। क्वेश्चन आया था कि कितने प्रकार के लिए कुछ इस टाइप का करके आया था, है ना, कि अलग अलग मटेरियल के लिए। तो नहीं, ये सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आइटम के लिए होता है, ये सिर्फ एक प्रकार के आइटम के लिए यूज होता है। एक बार आप जब बनाएंगे यूक्यू तो वो सिर्फ एक प्रकार के आइटम के लिए यूज होता है। अलग अलग प्रकार के आइटम के लिए अलग अलग यूक्यू बनेगा आपका, है ना। इंजन के लिए अलग, चेसिस के लिए अलग, उसका टायर के लिए अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो किसी एक प्रकार के आइटम के लिए ये बनता है आपका, ठीक है। अगर फिफ्थ देखिए, ठीक है, पांचवा कहता है कि लीड टाइम शुड बी कांस्टेंट। लीड टाइम शुड बी कांस्टेंट। आपका लीड टाइम ना कांस्टेंट होना चाहिए। लीड टाइम क्या है, लीड टाइम क्या है ना, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में फिलहाल यहाँ पर डिलीवरी टाइम कह सकते हैं। डिलीवरी टाइम कह सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि मटेरियल को जैसे आप परचेज कर रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं मटेरियल को, सपोज कीजिए आपको जनवरी में आपका रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुआ, आपने परचेजिंग करना शुरू हुआ। क्या करेंगे आप, पहले तो पेपर वर्क करेंगे, टीपीसी होगा, टेंडरिंग होगा, टीपीसी होगा, ये सारा कुछ होगा, फिर सप्लाई ऑर्डर प्लेस होगा सपोज कीजिए। उसके बाद फिर ये मटेरियल आपको ये जो फर्म है वो देगा, और सपोज कीजिए देते देते आपका मार्च आ गया, ठीक है, ये मार्च में आपको ला के दिया। तो ये जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी मार्च सपोज कीजिए कि 2-3 महीने लग गए। तो ये 3 महीने जो होता है आपका लीड टाइम कहलाता है। इसको कहते हैं लीड टाइम, और इसको सिंपल भाषा में डिलीवरी टाइम कह सकते हैं, लेकिन ये लीड टाइम होता है, ठीक है। तो ये लीड टाइम ना कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी एक ऑर्डर करें तो सपोज कीजिए कि एक ऑर्डर हमें 2 महीने में वो सप्लाई कर रहा है, तो हर एक ऑर्डर को हमें 2 महीने में सप्लाई करेगा। ये 8 लॉट में देना है हमें साल भर में। तो एक लॉट जब भी दिए तो उसको वो जो डिलीवरी करेगा, सपोज कीजिए 2 महीने का हम ले रहे हैं तो 2 महीने में दे दे। फिर दूसरा बार जब उसे फिर से एक लॉट दिए हम, है ना, 200 यूनिट्स का फिर एक लॉट दिए, सेकेंड नंबर लॉट दिए, ऑर्डर दिए, तो फिर वो 2 महीने में ही हमें डिलीवरी करेगा। मतलब लीड टाइम सेम होगा। अगर लीड टाइम खराब हो तो फिर कैसे होगा, तो फिर तो ये वायबल ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा लीड टाइम। तब तो फिर ये हमारा 1 साल से अधिक होने लगेगा, है ना। तो लीड टाइम हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जो ये डिलीवरी टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक सबसे खास बात,
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सेफ्टी स्टॉक या तो मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक should be considered जीरो। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक। सेफ्टी स्टॉक जो है आपका और मिनिमम स्टॉक या फिर मिनिमम स्टॉक कहते हैं, कंसिडर्ड है ना, शुड बी कंसिडर्ड जीरो। ये आपका इकोनॉमिक जो ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है तभी लागू होगा जब आप ये मान लें कि आपका सेफ्टी स्टॉक या तो मिनिमम स्टॉक जीरो है। क्या होता है ये सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक? आपके फैक्ट्री का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वो मिनिमम लेवल, वो एक मिनिमम लेवल जिस लेवल से मटेरियल कभी भी नीचे नहीं आना था। इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, ऑर्डरिंग क्वांटिटी होता है, री ऑर्डर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे EOQ को आप री ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये री ऑर्डर क्वांटिटी से कहा जाता है, ठीक है, याद आ गया, री ऑर्डर क्वांटिटी से कहा जाता है। लेकिन एक होता है री ऑर्डर लेवल, ये तो री ऑर्डर क्वांटिटी है, लेकिन एक होता है री ऑर्डर लेवल। बाद में पढ़ेंगे हम लोग, री ऑर्डर लेवल को पढ़ेंगे। तो री ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है ये। तो सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री का लेवल है, समझ लीजिए 100 यूनिट्स है, आपका 100 यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए चाहिए साल भर में। तो एक लेवल है जैसे 5 यूनिट्स, इस 5 यूनिट्स से आपका मटेरियल घटना नहीं चाहिए। ये सेफ्टी स्टॉक है आपका, यहाँ पर आपको, है ना, हमेशा यहाँ पर तक में आपको मटेरियल आ जाना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, एजप्शन कह रहा है कि ये जीरो है, फिलहाल ये जीरो है। अगर जीरो नहीं है तब तो फिर ये ऐड करके हमेशा फार्मूला तो जब भी बनेगा क्या होगा, इसको ऐड करके बनेगा। क्या बनेगा? इसको ऐड करके इसको बनेगा कि भाई ये 200 यूनिट्स है ऑलरेडी हमारे पास, जो 5 यूनिट्स ऑलरेडी है, इसको कहीं कंसिडर किया इस फॉर्मूले में? इसने कहीं भी कंसिडर नहीं किया। इसका मतलब ये मान के चल रहा है कि आपके पास जो सेफ्टी स्टॉक है तो रहता ही है, सेफ्टी स्टॉक सबके पास रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। या मिनिमम स्टॉक, मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए आपका स्टॉक, ये है रहता है। तो ये आपके पास जीरो है, ये मान के चल रहा है ये, ठीक है। तभी ये फार्मूला लागू हो सकता है, नहीं तो नहीं लागू होगा, क्योंकि कहीं भी इसने सेफ्टी स्टॉक को और मिनिमम स्टॉक को कंसीडर ही नहीं किया। ये माना कि आपके पास जीरो है, ठीक है। तो ये 3 एजप्शन है इसके, ये 3 एजप्शन है, इसी के बेस पे EOQ बनता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन भी है, इसके लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कहाँ ये काम नहीं करता है। पहले तो आपको यानी इसको यूज करने के लिए ये चीज़ें चाहिए आपके पास, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन पे आते हैं, ठीक है, इसके लिमिटेशन पे आते हैं। है ना, लिमिट, इसका क्या लिमिट है ना, इसके लिमिटेशन पे आते हैं। तो इसकी लिमिटेशन है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी एग्जैक्टली नोन, है ना। मतलब आपका जो ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 रुपीज़ है, कैरिंग कॉस्ट आपका 8 रुपया है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जब पता नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं, है ना। कैसे आप फॉर्मूले पे यूज कीजिएगा? तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, है ना,
शुड बी एग्जैक्टली नोन, आपको पूरा पता होना, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये कैरिंग कॉस्ट आपका कितना है, ठीक है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है ना आपका। कांस्टेंट डिमांड एंड शुड नॉट फ्लक्चुएट्स, आपका जो डिमांड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसके पहले भी एग्जाम्पल में हम देखे थे कि आपका जो डिमांड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएट होगा ना, है ना, तो अच्छा में हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट डिमांड जो है किसके बेस में, ये अभी जो हमने देखा था ये 1600 यूनिट्स ये देखा था हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और ये हम देख रहे हैं एंड प्रोडक्ट का डिमांड। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ना, कांस्टेंट डिमांड ऑफ एंड प्रोडक्ट, मतलब मार्केट में आपका जो डिमांड है ना, मार्केट में जो आपका जैसे ये 200 यूनिट को लाके आपको एक बनाते हैं ना, कोई सपोज कि 200 यूनिट्स को लाके आपने एक गन बनाया है ना, एक गन बनाया आपने, ये जो गन है ना, इसका गन का डिमांड जो मार्केट में कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। आर्मी अगर एक साल में कह रहा है कि मुझे 6 गन चाहिए तो 6 गन चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद कहे मुझे 12 गन चाहिए, तब आपका ये फेल कर जाएगा, क्योंकि आपने तो 6 गन के अनुसार इसे बनाया था, 6 गन के अनुसार आपने देखा था कि हमें 1600 यूनिट्स चाहिए, है ना, तब तो आपका फेल कर गया ये। तो आपका ये जो डिमांड है, कौन सा डिमांड, एंड प्रोडक्ट का डिमांड, अंतिम उत्पाद का जो डिमांड है, आपका जो कस्टमर का डिमांड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग तो आपका ये डिमांड बनता है, ये 1600 जो आपका डिमांड था। तो आपके कस्टमर का डिमांड भी क्या होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, तो कस्टमर का डिमांड भी कांस्टेंट रहना चाहिए, लिमिटेशन है। अगर वो फ्लक्चुएट करने लगा तब आपका नहीं होगा, है ना, ये कि आपका काम नहीं करेगा वहां पर, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन है इसका आपका रॉ मटेरियल शुड बी रिक्वायर्ड रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली। आपका जो रॉ मटेरियल का डिमांड है फैक्ट्री में, है ना, वो हमेशा जो है ना एक जैसा बना होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मतलब कि ये 200 यूनिट से हमेशा इसका डिमांड है आपके पास, सपोज कीजिए आपका जनवरी में इस 1600 यूनिट्स में जनवरी में आपको 800 चाहिए और दिसंबर में फिर 800 चाहिए, तब फिर ये वायबल कहाँ है, तब तो आपके लॉट्स जो आप फिर मार्च में अप्रैल में भी 8-8 लॉट में मंगाएंगे, तब तो आपका कोई यूज ही नहीं है उसका, है ना, उसका कोई यूज नहीं है, तब तो आपका ब्लॉक इन्वेंट्री हो जाएगा। इन्वेंट्री आपका रखा रहेगा मार्च में, अप्रैल में, मई में, दिसंबर का वेट करेगा वो, तब ये ब्लॉक्ड इन्वेंट्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका अब देखिए कि ये लिमिटेशन हो गया कि रॉ मटेरियल शुड बी रिक्वायर्ड ना रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली। आपका जो रॉ मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा आपका ना कॉन्स्टेंटली बना रहना चाहिए, यानी एक वे में बना रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। इसका फोर्थ लिमिटेशन है
इसके रॉ मटेरियल का जो परचेजिंग कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड नॉट बी फ्लक्चुएटेड। इसमें आपका रॉ मटेरियल का प्राइस क्या ना कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल का प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो फिर ये आपका यूक्यू काम नहीं करता है, ठीक है, यूक्यू काम नहीं करता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। आप इसको फॉलो करेंगे तभी आपका ये यूक्यू जो है काम करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेन इसमें जो क्वेश्चन कुछ आते हैं, पहले तो फॉर्मूला आता है, यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा ABCD, जो भी लिखा रहेगा ना उसका मीनिंग वही रहेगा, है ना, सेम मीनिंग सेम रहेगा हमेशा। और प्लस इसका एजेप्शन और लिमिटेशन ये याद रखिएगा, है ना, ये अक्सर पूछता है। उसके बाद इसका और ये क्या है ना, इसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, ये क्या है, यूनिट में है, रुपीज में नहीं है, मॉनेटरी में नहीं है, ये यूनिट में है ना। वो आपको याद रखना पड़ेगा, शायद एक बार क्वेश्चन भी आया था। और दूसरा है कि ये एक सिंगल मटेरियल के लिए होता है, कभी भी दो मटेरियल के लिए नहीं होता है, अलग अलग आपको अलग अलग मटेरियल के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी एक मटेरियल के लिए आपको यूक्यू बनाना पड़ेगा, आप अलग अलग बनाना पड़ेगा, एक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, फिर किसी और दिन मिलेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सारा और भी वीडियो जितने हैं मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और बेल आइकॉन होता है, एक घंटी होती है ना, उसको देखिए राइट साइड में घंटी होगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।